गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम पढ़ रहे थे व्यावसायिक वित्त, और व्यावसायिक वित्त में आज का जो हमारा टॉपिक है स्थायी व कार्यशील पूंजी पर है। स्थायी और कार्यशील पूंजी पढ़ें। देखिए इससे पहले मैं बताऊं आपको कि प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय को दोनों ही प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है, चाहे वो व्यवसाय का आकार छोटा हो या बड़ा हो, उसको दोनों ही तरीके की पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं व्यवसाय की स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की। स्थायी पूंजी कौन सी होती है? जो स्थायी संपत्तियों में निवेश की जाती है वो स्थायी पूंजी कहलाती है। ऐसी पूंजी जो कि भवन, भूमि है ना, मशीनरीज, इनको या कार्य का विस्तार करने के लिए, व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, आधुनिकीकरण आदि के लिए जिस पूंजी का उपयोग किया जाता है वह हमारी स्थायी पूंजी कहलाती है। इसी तरह कार्यशील पूंजी की हम बात करें, जिस पूंजी की आवश्यकता रोज़मर्रा के खर्चों का भुगतान करने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, वेतन आदि का भुगतान करने के लिए कौन सी पूंजी की ज़रूरत होती है? कार्यशील पूंजी की ज़रूरत होती है। तो देखिए जो ये दोनों ही प्रकार की पूंजी है हर एक व्यवसाय में ज़रूरी है। आकार छोटा होने पर ये नहीं है कि ये उसको केवल कार्यशील पूंजी चाहिए या उसको केवल स्थायी पूंजी चाहिए, उसको दोनों ही पूंजियों की आवश्यकता होती है। तो जितने आपका जो निवेश का आकार है उसके अनुसार क्या किया जाता है, उसी के अनुसार ही पूंजी के प्राप्ति के स्रोत तलाश किए जाते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रकार की जो पूंजी हैं, इन दोनों के ही जो स्रोत हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम स्थायी पूंजी की बात करें तो स्थायी पूंजी की प्राप्त करने के लिए जो स्रोत हैं वो अलग हैं, और कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वो अलग हैं। स्थायी पूंजी प्राप्त करने के जो स्रोत है उसमें अंश आते हैं, ऋण पत्र आते हैं, अंशों में समता अंश और पूर्वाधिकार अंश आ जाते हैं, बैंक है, बीमा कंपनियां हैं या वित्त देने वाली संस्थाएं, ये सभी क्या काम करती हैं? पूंजी यहाँ से एकत्रित की जा सकती है, पूंजी देने का कार्य करती हैं। ये यहाँ से स्थायी पूंजी प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन इनकी जो लागत है, इन सभी स्रोतों की लागत वो अलग अलग होती है। जैसे अगर कोई कंपनी, कोई व्यवसाय बैंकों से ऋण लेता है तो उसको वहाँ पर औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए जो लागत आएगी वो कम आएगी, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें ऋण पत्रों की, तो ऋण पत्रों को निर्गमन करने की भी लागत कम आती है, लेकिन ब्याज का भार ज़्यादा होता है। इसी तरह हम बात करें अंशों की, तो अंशों में भी समता अंशों पर जो लाभांश का भुगतान करना पड़ता है वो कम होता है, लेकिन उस पर उसको निर्गमन करने का जो खर्चा है वो ज़्यादा आता है और समय भी अधिक लगता है। तो हर एक स्रोत की कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराइयाँ होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए व्यवसायी क्या करता है? वित्त प्राप्ति के स्रोतों का चुनाव करता है। अब बात इसकी करें कि जो ये सारे जो स्रोत हैं, जहाँ से वो पूंजी एक सभी स्रोतों से एकत्रित करें या किसी एक स्रोत से एकत्रित करें। तो देखिए एक स्रोत पर निर्भर रहना तो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस भी स्रोत से सारी पूंजी एकत्रित की जाएगी वही स्रोत उस व्यवसाय पर हावी हो जाएगा। इसलिए हावी ना हो उसके लिए क्या किया जाता है कि सभी प्रकार के स्रोतों से कुछ कुछ मात्रा में पूंजी एकत्रित की जाती है और एक अनुपात बनाया जाता है, उस अनुपात में उस पूंजी को एकत्रित किया जाता है। जैसे हम बात करें समता अंशों की या हम बात करें ऋण पत्रों की, तो जैसे समता अंश है, समता अंशों से अगर पूंजी एकत्रित की जाए और सारी ही पूंजी समता अंशों से दी जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि समता अंशधारियों के द्वारा उसकी नियंत्रण जो स्थिति है कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उनका नियंत्रण हो जाएगा, वो हावी हो जाएंगे। इसी तरह हम बात करें ऋण पत्रों की, और सारी पूंजी अब ऋण पत्रों से ले, क्योंकि सस्ता स्रोत है तो हम आसानी से यहाँ से ले भी सकते हैं और ऋण पत्रधारी आसानी से निवेश भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमारे लिए ख़तरनाक होता है व्यवसाय के लिए कि सारी पूंजी ऋण पत्रों से ली जाए, क्योंकि ऋण पत्रों से ले लो आप, पूंजी सस्ती भी पड़ेगी, लेकिन ऋणों का जो पर ब्याज का भार है वो बढ़ जाएगा और वो जोखिम उत्पन्न करता है अधिक मात्रा में, क्योंकि अगर ऋणों पर ब्याज को सही समय पर भुगतान ना किया जाए तो वही जोखिम बढ़ जाएगी इस तरह से। तो ये समता अंश, ये जो यहाँ पर निर्णय है वो निर्णय बहुत ही सोच विचार करके लिया जाता है। यहाँ जो आगे मैंने इसमें जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है इसमें कि जो चालू पूंजी है और जो स्थायी पूंजी है, देखो चालू पूंजी के लिए आप जो भी स्रोत है वहाँ से आप निर्णय लेकर के पूंजी एकत्रित कर सकते हैं, है ना। वो एक कंपनी के लिए या व्यवसाय के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, ज़्यादा उसके लिए जोखिम नहीं होती है। लेकिन स्थायी पूंजी के निवेश का जो निर्णय लिया जाता है, वो आपने स्रोत का जो चुनाव किया वो एक अलग बात है, लेकिन जो निर्णय लिया जाता है ना कि यहाँ हमको पूंजी को निवेश करना है इस स्रोत में, वो बहुत ही सोच विचार करके और समझ करके निर्णय लिया जाना चाहिए। अगर एक भी निर्णय गलत हो जाता है तो उसको बदलना बहुत ही जटिल हो जाता है, उसमें उत्पन्न होने वाली हानि को वहन करना भी कठिन हो जाता है। तो बच्चों ये
हमारी बात इसमें बताई गई थी स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के लिए कि भाई स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी जो है वो किस तरह से उसके लिए निर्णय लिया जाना चाहिए और कौन कौन से उसके स्रोत हैं। इनकी अवधि थोड़ी अलग अलग होती है। देखो, स्थायी पूंजी की अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है, जबकि कार्यशील पूंजी की अवधि 1 वर्ष से कम के लिए होती है। तो बच्चों, आज का इतना ही हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम इसमें जो अगला इसका टॉपिक है स्थायी पूंजी का प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।